हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। पीएमसी सिलेबस के अंदर चैप्टर 13 मिलेगा आपको। नॉर्मली आपको ये सेकेंड ईयर की बुक में चैप्टर 3 मिलेगा। तो एक ही बात है, चैप्टर 3 सेकेंड ईयर के चैप्टर 3 कह लो या पीएमडीसी सिलेबस के चैप्टर 13 कह लो, एक ही बात है। और इसका नाम क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीएमसी सिलेबस में इसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बात एक ही है भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बुनियादी असूल नामियाती कीमिया के या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो एक ही बात है। बस ज़्यादा चीज़ें नहीं डिस्कस करनी है बेटा। इस चैप्टर के अंदर हमें जस्ट 4 टॉपिक से डिस्कस करना है। बहुत छोटा चैप्टर है पीएमडी सिलेबस में। इसका अगला जो चैप्टर है ना हाइड्रोकार्बन्स, वो बहुत बड़ा है, ठीक है, और वही पूरी सेकेंड ईयर है, समझ जाओ, ठीक है। तो ये इसमें सिर्फ 4 टॉपिक्स करने हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन करनी है बेटा, डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद हमारे पास इसके अंदर हमें करना है बेटा क्लासिफिकेशन, ये आज ही हम कंप्लीट करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसके बाद फिर बेटा हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप के बाद फिर इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म। ओके, ये 4 चीज़ें सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की, फंक्शनल ग्रुप और आइसोमेरिज्म। तो ये चारों टॉपिक्स हैं जो हम देखते हैं, करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। कितने हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आज इंग्लिश में हमारा वैसे भी अच्छा खासा कवर अप हुआ है, तो उसको मैं नहीं कराऊंगा, उसका पोर्शन भी शॉर्ट है। तो केमिस्ट्री का पोर्शन ज़्यादा है, तो उसी को इसलिए मैं लेकर चल रहा हूँ ताकि हम ये कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर चूँकि 4 ही टॉपिक से हो जाएगा एक क्लास के अंदर। तो डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले जो हम देखते हैं बेटा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको डिफाइन करना है। बहुत आसान चैप्टर है, और अगर आपको इसकी बेसिक्स पता है आगे जाकर आप ऑर्गेनिक के बारे में, और आपको पता है इसके आगे पूरा आप ऑर्गेनिक ही चले जाएंगे, बायोमोलिक्यूल पूरा ऑर्गेनिक खत्म हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? जैसे आपको ये भी पता है कि सेकेंड ईयर के जो मैंने कोर्स है वो मैंने एंड अप कर दिया है फेस उस पर यूट्यूब पर, जो फ्रेशर्स है। अगर आप देखते हैं तो चैप्टर 13 मैंने लास्ट वीक ही मैंने एंड अप कर दिया, आखिरी लेक्चर जो उसका देकर, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो था वो सब देकर मैंने कंप्लीट कर दिया। बट वो जो चैप्टर्स हैं कि वो पीएमडीसी क्लास से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, इस तरह से एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो गया, ये चीज़ें पीएमडीसी सिलेबस में नहीं है। तो एमबीबीएस के लिए किसी काम जो कर रहे हैं उसमें परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 40% मेरिट तो उसका भी जा रहा है। लेकिन सिर्फ फ्रेशर्स को, इम्प्रूवर्स को उसको भी पढ़ने की नीड नहीं है। जो इम्प्रूव कर रहे हैं तो उनको जरूरत ही नहीं है, वो बस पीएमडीसी सिलेबस को फॉलो करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 3 तरह से डिफाइन किया जाता है। करेक्ट उसके नाम है। ऑर्गेनिक का जो वर्ड निकला है वो कहाँ से निकला है? तो वर्ड आया हमारे पास है ऑर्गेनिज्म, है ना बेटा। ऑर्गेनिज्म का है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमें कहाँ से हासिल होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो पहली चीज़ तो पहले डेफिनेशन तो इसकी ही हो जाएगी। It is a branch of chemistry that deals with the study of those compounds which we get from living organisms. जिंदा चीज़ों से जो कंपाउंड्स हमें हासिल होते हैं, जैसे कि यूरिया। यूरिया आपको पता है कि जो एक्सक्रीटा होता है, जानवरों का फसला जो होता है, एक्सक्रीटा, उसमें यूरिया मौजूद होता है। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोला जाता है। तो यूरिया के बारे में कहा जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड living organism, but this is not the correct definition of this person. क्योंकि ये पुरानी डेफिनेशन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ लिविंग थिंग्स सिंथेसाइज कर सकते हैं। नाउ अब ऐसे कंपाउंड्स हम जो है वो लैब के अंदर पे सिंथेसाइज कर सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक का नाम कहाँ से है वो मैं बता रहा था ऑर्गेनिक। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का लैब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आपको लैब में ही बनाया जाता है। पहले चीज़ तो ये बेटा बंगाली डेफिनेशन कर सकते हैं। सेकेंड डेफिनेशन हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ
कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। केमिस्ट्री ऑफ कार्बन भी कहा जाता है ना, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। कार्बन के कंपाउंड्स को उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, सवाल ये ज़रूरी होता है कि कार्बन के कंपाउंड्स को ही क्यों पढ़ते हैं? 118 एलिमेंट है, वाई ओनली कार्बन? तो इसी सवाल से, इसी से एक ये निकलता है ना कि वाई कार्बन। एक ये क्वेश्चन आता है, कार्बन ही क्यों? क्योंकि इसके पास 4 असल में इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है। यू आर सेइंग राइट, यस बिल्कुल। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कैटिनेशन, बिल्कुल सही। कार्बन के पास कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। कैटिनेशन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? चेन्स बना सकते हैं, बिल्कुल यस बिल्कुल। एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड रिंग्स, बिल्कुल यही चीज़ है ना भाई कैटिनेशन। कैटिनेशन असल में एक प्रॉपर्टी है कार्बन की, जिसमें क्या करता है कि वो लॉन्ग चेन और रिंग्स की फॉर्मेशन करता है। इसको हम लोग कहते हैं कैटिनेशन। ये कार्बन के अंदर आती है। क्यों आती है? 2 रीजंस पर। पहली बात तो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, बिल्कुल सही। सब रट्टा मारा हुआ आप लोगों ने। पूरी कराची की केमिस्ट्री मैंने ना पक्की कर दी है, ऐसा लगता है। तो पहले से सबको पता होता है कि क्या बोलने वाले सर। तो अच्छी बात है ना, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। तो एक तो इसकी वजह से कि टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रावैलेंसी का क्या मतलब होता है? 4 इलेक्ट्रॉन्स या 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल। तो एक तो ये वजह होती है जिसकी वजह से कार्बन क्या कर सकते हैं, लॉन्ग चेन बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि कार्बन इस तरह से 4 बॉन्ड बना रहा होता है, टेट्रावैलेंसी उसको हम कहते हैं। तो शुक्रिया। लेकिन भाई टेट्रावैलेंसी तो सर 4A ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के अंदर भी होगी। अब 4A ग्रुप जो हमारे पास है बेटा, कार्बन फैमिली, इसके अंदर हमारे पास कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है। इन सब के लास्ट शेल में भी तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो टेट्रावैलेंसी तो इन सब के अंदर है। तो सिलिकॉन क्यों नहीं बनाता भाई? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चर नहीं, कहने का मकसद कैटिनेशन की प्रॉपर्टी तो बाकी सब में भी होनी चाहिए ना भाई। सिर्फ कार्बन में क्यों? टेट्रावैलेंसी तो सिलिकॉन की भी होती है। सिलिकॉन भी ऐसे करके 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है, बिल्कुल जुड़ सकता है। इसको इस कंपाउंड को कहते हैं सिलेन। तो ये कंपाउंड हमारे पास बन तो रहा है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है कार्बन। नहीं, उसकी कोई रीजन ये नहीं है। ये चेन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकता चेन? टेट्रावैलेंसी तो है ना। सवाल तो मेरा यही कि चेन क्यों नहीं बना सकता लॉन्ग चेन? टेट्रावैलेंसी तो है, सिलिकॉन भी को भी होना चाहिए। सिलिकॉन के अंदर भी कैटिनेशन होनी चाहिए। सर हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं। वो थर्ड डेफिनेशन है, हाइड्रोजन की तो बात ही नहीं कर रहा मैं अभी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ 2 रीजन होती है। कैटिनेशन सिर्फ टेट्रावैलेंसी की वजह से नहीं होती है। एक रीजन होता है स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम। स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम, ये भी एक रीजन होती है। अब जैसे देखो ना कि कार्बन, आप देख सकते हो कार्बन हमारे पास, ये हमारे पास अगर हम इसमें पीरियड नंबर डाल दें तो सेकंड पीरियड का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स्थ का है ना भाई। तो सबसे छोटा एटम कार्बन का है। और जितने स्मॉल एटम्स होते हैं आपको पता है वो एफिशिएंटली हमारे पास क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। जैसे बड़े एटम जो होते हैं ना, बिग एटम्स, वो आयनिक बॉन्ड ज़्यादा आराम से बनाते हैं, और छोटे एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जल्दी बॉन्ड बनाते हैं। तो इसलिए कार्बन एटम ना बाकी तमाम 4A ग्रुप के एलिमेंट से ज़्यादा एफिशिएंटली कोवेलेंट बॉन्डिंग कर सकता है। दैट्स व्हाई वो चेन और रिंग्स की फॉर्मेशन करते हैं। ये सिलिकॉन नहीं कर सकता, ये जर्मेनियम या टिन नहीं कर सकता, ठीक है। तो कैटिनेशन इन दोनों रीजंस की वजह से आती है। टेट्रावैलेंसी भी इतना बोल के आप फंस जाओगे, लेकिन तो आपको बोलना पड़ेगा एंड स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम, तब आपकी बात कंप्लीट होगी, वरना तो इनकम्प्लीट रहेगी और कोई भी टीचर आपको फंसा देंगे इस बात पे, ठीक है। तो ये वजह है कि कार्बन की कंपाउंड्स को हम लोग स्टडी करते हैं और कार्बन इतने सारे कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। लगभग 40 लाख कंपाउंड्स हैं, 4 मिलियन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स की बात की जाए तो 4 मिलियन कंपाउंड्स कार्बन फॉर्म कर रहा होता है। विस जस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से 40 लाख के करीब कंपाउंड आपको मिलते हैं दुनिया में ऑर्गेनिक। सबके नाम नहीं याद रखने, परेशान मत हो, डरो मत, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि 40 लाख कंपाउंड बनाता है। तो अब लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, ठीक है, हर कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं होता है, कुछ कार्बन कंपाउंड इनऑर्गेनिक भी होता है, बिल्कुल, एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स। याद रखिएगा ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक नेचर रखते हैं, ये सारे के सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं। CO तो आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। CO3-2 कौन सा आयन होता है ये हमारे पास? कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन। अब ये कोई भी हो सकता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। अब आपको पता है इसका ऑर्गेनिक नेचर नहीं इनऑर्गेनिक नेचर होता है, मिनरल्स की सूरत में मिलते हैं ना ये आपको, ठीक है, लाइमस्टोन। HCO3 दिस इज यस बाइकार्बोनेट आयन। तो बाइकार्बोनेट आयन भी हमारे पास जो है वो इनऑर्गेनिक, यस बिल्कुल, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, ये किसी ऑर्गेनिज्म से नहीं मिलता, बनाया जाता है उसको, इंडस्ट्री में सिंथेसाइज किया जाता है बेकिंग सोडा को। कार्बाइड किसे कहा जाता है? व्हाट इज अ कार्बाइड? बोले कार्बाइड क्या चीज होती है? C2 का व्हाट इज दिस? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो ये भी तो बाइनरी कंपाउंड है, बड़ी कार्बाइड तो नहीं है। कार्बाइड किसे कहते हैं? आप सबसे सवाल है मेरा भाई, इतना परेशान मत हो। मेटल प्लस कार्बन इज इक्वल टू कार्बाइड। जब भी कार्बन किसी मेटल से जुड़ता है ना बेटा, तो वो कार्बाइड कहलाता है। इतनी सी बात है। जैसे कि Al4C3 दिस इज कॉल्ड एल्यूमिनियम कार्बाइड, है ना। और आप C2 जो कह रहे हो ना, असल में आप CaCO2 को कह कर पढ़ रहे हो, ये आप ये दिमाग में आपके आ रहा है, दिस इज कैल्शियम कार्बाइड। तो बच्चों के दिमाग को तो हम पढ़ लेते हैं फ़ौरन से। तो कैल्शियम कार्बाइड इसलिए उसको कह रहे हैं क्योंकि मेटल के साथ कनेक्टेड है। जब भी कार्बन मेटल के साथ आता है तो कार्बाइड, वरना हम जस्ट कार्बन कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। नॉन मेटल्स के साथ आएगा तो मेटल के साथ जुड़ता है तो कार्बाइड। तो ये सारे कार्बाइड्स भी जितने होते हैं सब इनऑर्गेनिक नेचर की होती हैं, ऑर्गेनिक नेचर नहीं होता इनका, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड्स को पढ़ते हैं सिवाय इन कंपाउंड्स के। अब इन कंपाउंड्स को हटा दिया जाए तो बाकी कार्बन कंपाउंड्स हमारे पास ऑर्गेनिक नेचर रखते हैं। और लास्ट और थर्ड डेफिनेशन हमारे पास है, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं। हाइड्रोकार्बन कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन आ जाए? जैसे कि मीथेन हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन होगा, और कई और बहुत सारे होते हैं। समझ गए तीनों डेफिनेशन? तो बेटा नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह ले बेटा, या फिर हम लोग कह लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स। इनकी बेटा हम लोग कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। अब पूरे डिटेल में मैं आपको ये सारी चीज़ें इसके अंदर बता दूंगा कि किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ओपन अप करके बता देता हूँ, ठीक है। कुछ रहेगा नहीं इसके बाद, ठीक है। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेन जो है ना बेटा, दो टाइप्स में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। मेन इसके दो टाइप्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। एक हमारे पास कहलाता है, वन इज कॉल्ड ओपन चेन कंपाउंड्स, जिसको हम कह सकते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, है ना। और दूसरे हमारे पास क्या कहलाते हैं? यस, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। इन्हीं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग जो है वो एक और नाम देते हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं, यस बिल्कुल, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। पता है सबको ये बात? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, क्योंकि साइकिल में होते हैं, ये रिंग बनी होती है इनके अंदर। और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को, इसको हम लोग ए साइक्लिक नहीं, स्ट्रेट नहीं, ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। मतलब सेम पैटर्न पे चलेंगे ना, पैटर्न पे चलने में बड़े सही लगता है, ठीक है ना। ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इन्हीं को ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को ही हम लोग जो है ना वो एलिफेटिक, यस, इन्हीं को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, क्योंकि पहली बार फैट से ये मिले थे हमें, तो एलिफेटिक कह दिया गया इसको। तो ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। ओपन चेन में क्या होता है बेटा कि कार्बन जो है ना वो स्ट्रेट चेन में लगे होते हैं। ओपन एक चेन में जैसे 4 कार्बन इस तरह से ऐसे सीधे लगे हुए, ये ओपन चेन है। और क्लोज चेन में क्या होता है कि अगर यही 4 कार्बन क्या होते हैं बेटा, रिंग की सूरत में अटैच होते हैं इस तरह से। तो ये तो हमारे पास हो गया कि मेन 2 क्लासिफिकेशन होती है, ओपन चेन होती है और उसके अलावा क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन हमारे पास। बेटा एरोमेटिक बहुत आगे चले गए अभी, आप अभी थोड़ा पीछे रहे, अभी एरोमेटिक बहुत, यस यस, आराम आराम से, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। अभी फालूदा बन जाएगा थोड़ी देर में, पूरा बोर्ड भरना है, तभी मैंने ऊपर बिठाया है। जब मैंने ऊपर बिठा दिया समझ जाओ सर यहाँ तक लिखने वाले हैं कुछ ना कुछ, ठीक है।
जल्दबाजी नहीं करते अभी इसमें ना, आराम आराम से करते हैं उसको, वरना पूरा फालूदा बनेगा ये मिक्स होके जाके आगे। ठीक है, तो क्या अक्सर बच्चे नहीं समझ पाते इन चीज़ों को, इतने तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अच्छा, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में फर्दर फिर हम बात करेंगे, इसकी दो कैटेगरीज बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ओपन चेन में दो बनाते हैं। एक को हम लोग कहते हैं क्या बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यस, एक कहलाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दूसरे हमारे पास होते हैं यस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब क्या डिफरेंस होता है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में? यस बिल्कुल, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड में हमारे पास पाई बॉन्ड्स होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, इसमें सिर्फ हमारे पास सिंगल बॉन्ड होते हैं, मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, सॉरी डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरह के बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं इनको हम लोग नाम देते हैं क्या, अल्केन्स कहते हैं ना भाई। अल्केन फैमिली है पूरी, इनको अल्केन फैमिली कहा जाता है, जिनका जनरल फार्मूला हमारे पास क्या निकलता है, CnH2n+2। बिल्कुल सही। ठीक है, और आपको पता है अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड हमारे पास मौजूद होता है। अल्केन्स को ही एक दूसरा नाम हम लोग देते हैं, अल्केन्स को और क्या कहा जाता है, पैराफिन्स। बिल्कुल सही जवाब, पैराफिन्स भी कहा जाता है इनको। पैराफिन्स, पैराफिन्स क्यों कहा जाता है, दो वर्ड से निकला, पैरा और फिन। पैरा मतलब होता है लेस, और फिन्स का मतलब होता है रिएक्टिव। ये लेस रिएक्टिव होते हैं, दैट्स व्हाई इसको पैराफिन्स कहा जाता है। और लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और उसको तोड़ना मुश्किल होता है, दैट्स व्हाई रिएक्टिविटी फास्ट नहीं करती है, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज पैराफिन्स। अब इसके अंदर हम बहुत सारे इसकी पूरी होमोलॉगस सीरीज बना सकते हैं, एक सीरीज चल सकती है ना बेटा इसके अंदर। अब अगर हम एग्जाम्पल्स में बात कर लें उसके अंदर, यस बिल्कुल, तो CH4 पहला मेंबर हो गया इसका, फिर CH2 बढ़ाते जाएंगे, होमोलॉगस सीरीज चलेगी इसकी, सेम रेशियो वाली सीरीज। इस तरह से C2H6 हो गया, फिर C3H8 हो गया, C4H10 हो गया, C5H12 हो गया, और इस तरह से 100 आगे हमारे पास। ठीक है ना, तो मैं आगे नहीं जा रहा। ठीक है, यहाँ पर CH4 जो हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड मीथेन। बिल्कुल सही। C2H6 इज कॉल्ड मीथेन, C3H8 इज कॉल्ड प्रोपेन, C4H8 इज कॉल्ड ब्यूटेन, C5H10 इज कॉल्ड पेंटेन। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। इसके बाद आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, जिसमें पाई बॉन्ड्स होंगे। इसके फर्दर फिर हमारे पास दो क्लासेस बन जाएंगी ना भाई, अनसैचुरेटेड के अंदर दो बन जाएंगी। एक हमारे पास कहलाएगी क्या बेटा, अल्कीन्स। अल्कीन्स ये भी पूरी फैमिली है ना, और एक हमारे पास क्या कहलाएगी, अल्काइंस। बिल्कुल सही, ये भी पूरी एक फैमिली है। अब अल्कीन्स में क्या होता है, अगर आप जानते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और अल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। दिस इज व्हाट वी नो ऑलरेडी। जनरल फार्मूला अल्कीन्स का क्या होता है, CnH2n, और अल्काइंस का क्या होता है, CnH2n-2। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला याद रखेंगे। अल्कीन्स को एक और नाम कहा जाता है, अल्कीन्स को क्या कहा जाता है, इन्हीं को ओलेफिन्स कहा जाता है। इन्हीं को हम लोग ओलेफिन्स भी कहते हैं। ओलेफिन्स क्यों कहते हैं, जो ऑयल के अंदर ये मौजूद होते हैं, ऑयल के अंदर होते हैं। क्योंकि ऑयल हमें पता है ना अनसैचुरेटेड होता है, और उसमें डबल बॉन्ड होते हैं, फैटी एसिड जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसके अंदर। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, बस समझ में आगे। तो ओलेफिन्स का, अच्छा अल्काइन का दूसरा और कोई नाम नहीं है। अगरचे बहुत सारे बच्चे ना अल्काइंस को कहते हैं कि सर ये अल्काइंस जो है वो हमारे पास एसिटाइलिन कहलाते हैं, बट वो इथाइन का नाम होता है। एसिटाइलिन जो है ना, कोई अल्काइंस को नहीं कहते हैं, वो सिर्फ इथाइन का नाम होता है। तो अल्काइन का अल्टरनेट नेम नहीं है, जैसे अल्कीन को पैराफिन कहते हैं, अल्कीन को ओलेफिन, अल्काइन को और कुछ नहीं बोलते। ठीक है, जो एसिटाइलिन सुना होगा आपने किसी किताब में पढ़ा होगा, तो वो इथाइंस को कहा जाता है एसिटाइलिन। ठीक है, तो याद रखिएगा। जैसे मीथेन को मार्च गैस कह सकते हैं, है ना। तो मीथेन है, मीथेन का दूसरा नाम हम जैसे कि मार्च गैस होते हैं, NAD में पूछते हैं ना, तो NAD का टेस्ट जो देंगे तो मार्च गैस का सवाल आता है उसके अंदर। तो ये हमारे पास है, कोई मसला यहाँ तक। अच्छा, अल्कीन्स में भी आप बना सकते हैं पहला। अच्छा, इसका एक कार्बन से पॉसिबल तो नहीं होता, ये कम से कम 2 कार्बन होते हैं इसके अंदर,
क्योंकि डबल बॉन्ड बनेगा नहीं सिंगल कार्बन पे। तो C2H4 हो सकता है, C3H6। अब CH2 बढ़ाते हैं, C4H8। जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन होता है ना भाई। तो एक बहुत एक आसान सी चीज़ होती है। तो ये पहला मेंबर हमारे पास इसका क्या कहलाएगा, दिस इज इथीन। दूसरा हमारे पास दिस इज प्रोपीन। थर्ड मेंबर इज ब्यूटीन। द फोर्थ मेंबर इज पेंटीन। द नेक्स्ट मेंबर इज हेक्सीन। ठीक है, और इस तरह से सो और नीचे भी जाएगा ये। ठीक है, तो नीचे भी जाएगा ये, हम इसको नहीं इसको यहाँ पर इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होमोलोगस सीरीज़ कहलाती है ना। ये जो सीरीज़ हमारे पास चल रही है इसी सीरीज़ को हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज़, सेम रेशियो वाले सीरीज़। और डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो फिर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते रहती है उसके अंदर। ठीक है, अब अल्काइंस की बात करेंगे। तो जब हम अल्काइंस की बात करेंगे तो अल्काइंस में हमारे पास क्या होगा, तो जैसे पहला मेंबर C2H2 आता है, इसका N की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हैं। फिर क्या करें बेटा, CH2 बढ़ाते जाएं तो होमोलोगस सीरीज बन जाएगी हमारे पास इसकी। इसी तरह से चलेंगे ना भाई। अब इसके नेम्स में YNE आ जाएगा एंड में, तो ये हमारे पास क्या कहलाया जाएगा, पहला इथाइन। द नेक्स्ट वन इज दिस इज प्रोपाइन। द नेक्स्ट वन इज ब्यूटाइन। द नेक्स्ट वन इज पेंटाइन। द नेक्स्ट वन इज हेक्साइन। तो ये मैंने बेटा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को एक्सप्लेन कर दिया आपके सामने। तो आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है, बात इजी है, समझ में आ रही बात सबको। ओके, ओपन चेन समझना मुश्किल होता भी नहीं है, मसला आता है क्लोज चेन के अंदर। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन बच्चों को इसमें काफ़ी आती है, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन आती है। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स जो है ना बच्चों, वो इसके फर्दर फिर 2 कैटेगरीज आते हैं इसके अंदर भी, लेकिन इसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड करके हम नहीं करते हैं। इसमें हम लोग अलग काम करते हैं। इसमें हम लोग कहते हैं कुछ हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हम लोग कहते हैं होमोसाइक्लिक, कुछ हमारे पास कहलाते हैं होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, और कुछ हमारे पास कहलाते हैं हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, तो क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, यस साइकिल में रिंग के अंदर सारे कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, तो ओनली कार्बन इन द रिंग में इसमें सिर्फ कार्बन होता है, कार्बन के अलावा दूसरा कोई एलिमेंट नहीं होगा। और हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, कार्बन प्लस अदर एलिमेंट इन रिंग। बिल्कुल सही जवाब, रिंग में कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट भी होगा। मतलब जैसे कि अगर मैं इस तरह से लिख दूं कार्बन 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 कार्बन, तो ये होमोसाइक्लिक हो गया। रिंग में या साइकिल में आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो कार्बन COCC हेट्रोसाइक्लिक हो गया, ये हो गया हेट्रोसाइक्लिक। क्यों, चूंकि इसमें हमारे पास एक अदर एलिमेंट ऑक्सीजन भी मौजूद है। ठीक है, तो होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक 2 तरह से होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक में एक एग्जांपल बस आपको याद रखनी है, जस्ट यू नीड टू रिमेंबर जस्ट अ सिंगल एग्जांपल। तो इसमें डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल बेंजीन की तरह रिंग आप बना लेंगे, कि बेंजीन रिंग की तरह पूरी रिंग बेंजीन की तरह बनेगी हमारे पास। लेकिन यहाँ पर ना एक इधर पर कार्बन नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ पर हम लोग लगा लेंगे नाइट्रोजन लगा लेंगे, तब ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया। क्योंकि बाकी आप सब जानते हैं, थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक आपने पढ़ी है यकीनन, जो फ्रेशर है जो प्रूवर है कोई भी, इन तमाम जगहों पर हमारे पास कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पायरिडीन। ठीक है, तो पायरिडीन हमारे पास क्या है, हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। बात समझ में आ गई। इसके अलावा बात है होमोसाइक्लिक पे, इसमें और डिस्कस नहीं करते हेट्रोसाइक्लिक को, मेन डिस्कशन होमोसाइक्लिक की होती है, इसके हम ज़्यादा डिटेल्स में बात करते हैं। अब होमोसाइक्लिक की बात करेंगे तो बेटा होमोसाइक्लिक के फर्दर फिर हम लोग इसके 2 क्लासेस बना लेते हैं। होमोसाइक्लिक फर्दर फिर 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास कहलाते हैं एरोमेटिक, अब आ रहा है एरोमेटिक, जहां आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इतने ज़्यादा खुलने के बाद आप देखते हो एरोमेटिक तक हम पहुंचते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और एक हमारे पास कहलाते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये अपोजिट्स होते हैं दूसरे के। तो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह समझें, बुक में कैसे लिखा हुआ कैसे नहीं वो तो बात की बात है।
तो इससे लेस एक्सप्लेन होता है हमेशा। मैंने तो आधा एक्सप्लेन में मैं बता रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है, बाकी बुक में से कम ही एक्सप्लेन होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, क्या डिफरेंस है? दोनों होमोसाइक्लिक, ठीक है, दोनों के दोनों होमोसाइक्लिक। मेन चीज़ एरोमा, एरोमा से मुराद के स्ट्रॉन्ग स्मेल, इनकी तेज स्मेल होती है, दैट्स वाई इनको एरोमेटिक कहा जाता है ना भाई, ठीक है। और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होती है, ठीक है। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को ही हम लोग जो है वो नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। नॉन एरोमेटिक, एक एरोमेटिक होते हैं, एक नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक जो होते हैं वो एलिसाइक्लिक होते हैं। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सिर्फ बेंजीन हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं, अगर हम इसको समझे थोड़ी देर के लिए, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स हर वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर एरोमेटिसिटी पाई जाती है। एरोमेटिक कंपाउंड्स बेंजीन नहीं होते हैं, याद रखिएगा। एरोमेटिक कंपाउंड हर वो कंपाउंड जिसमें एरोमेटिसिटी हो। अब ये थोड़ी मुश्किल बात करने जा रहा हूँ, तो दिल थाम के रखिए अपना, ठीक है, क्योंकि मैं डरता हूँ कभी कभी मुश्किल बातें करने से, बट करना तो पड़ता है, मजबूरी है, क्या करें। तो एरोमेटिसिटी, जिसमें एरोमेटिसिटी पाई जाए, एरोमेटिसिटी या जिसको हम लोग कहते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर, जिस कंपाउंड के अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर होगा तो वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा, बस। अब एरोमेटिक कैरेक्टर कैसे पता लगता है, क्या हमें कैसे पता सर इसमें एरोमेटिक है? तो कुछ कंडीशंस होती है एरोमेटिसिटी की, 4 कंडीशंस हैं। जो मॉलिक्यूल इन 4 कंडीशंस पे पूरा उतरेगा अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से वो एरोमेटिक होगा, ठीक है। अब उसमें बेंजीन भी उतरता है और बेंजीन के अलावा भी कंपाउंड्स उसमें उतर रहे होते हैं उसमें पूरे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि द मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक, कि मॉलिक्यूल का साइक्लिक होना ज़रूरी है। साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब क्लोज चेन स्ट्रक्चर होना चाहिए, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, साइक्लिक होने के बाद मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, मॉलिक्यूल का प्लेनर होना ज़रूरी है। प्लेनर से मुराद क्या होता है? जो प्लेन पे रखा आ जाए, उसका मतलब कि नो sp3 कार्बन, कोई sp3 कार्बन उसके अंदर नहीं होना चाहिए। sp3 कार्बन मतलब जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है ना, तो कोई sp3 कार्बन नहीं होना चाहिए। इसी को एक और तरह से हम कह सकते हैं कि नो कार्बन विथ 4 सिग्मा बॉन्ड्स, मतलब इसी को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, किसी कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड नहीं होने चाहिए, मतलब 4 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ना बना रहा हो, मतलब प्लेनर मॉलिक्यूल होगा फिर उस सूरत में। चूंकि जाहिर सी बात है जब sp3 करेगा तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा जो नॉन प्लेनर होता है। ये अभी डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है बल्दिया कैंपस में ये सारी चीज़ें भी, तो मैं डिटेल में नहीं, आप कर सकते हैं बट अभी वक्त नहीं है उसको करने का, ठीक है, तो वो टॉपिक इधर से उधर हो जाएगा। तो प्लेनर होना चाहिए मॉलिक्यूल, नो sp3 कार्बन। इसके अलावा अगली चीज़ कि अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होने चाहिए, अल्टरनेट या कॉन्जुगेट पाई बॉन्ड्स होने चाहिए, मतलब पाई बॉन्ड है नहीं, इस तरह से, मतलब इस तरह से रेजोनेंस आती है इसकी वजह से, बिल्कुल सही अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स की वजह से स्टेबिलिटी गेन होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स को। बट ये चैप्टर अगले चैप्टर का टॉपिक है, इसमें डिटेल में नहीं जा रहा मैं, बस अभी बता रहा अल्टरनेट पाई से होता क्या है वो सब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है, अभी की बात नहीं है। चूँकि ये ऑर्गेनिक पूरी यही सब चीज़ें हैं बेटा, इसी को तो पढ़ना है पूरा साल आपको, ठीक है। और आखिरी चीज़ कि इसको फॉलो करना पड़ेगा, किसको? हकल्स रूल को, इसको हकल्स रूल को फॉलो करना होगा। तो जो कंपाउंड हकल्स रूल को फॉलो करेगा वो एरोमेटिक होगा। हकल्स रूल क्या कहता है कि एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हकल्स रूल कहता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। अब इन तमाम बातों को हम देख सकते हैं बेंजीन पर रख के कि क्या बेंजीन इन पर पूरा उतर रहा है। अगर बेंजीन इन बातों पर पूरा उतरेगा तो बेंजीन क्या होगा? हमारे पास एरोमेटिक होगा, सही है। चलो बनाते हैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि बेंजीन है कि नहीं है। अब ये हमने बेंजीन ले लिया, ठीक है, बेंजीन इस तरह से बनाया जाता है ना, लेकिन इस तरह से शायद बनाकर मैं चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। मैं इसको ओपन कर देता हूँ स्ट्रक्चर को, C6H6 बिल्कुल जानते हैं ना, इस तरह से स्ट्रक्चर ओपन होता है बेंजीन का। ये हाइड्रोजन एटम सारे अलग अलग आ गए हमारे पास।
सही, यही है बेंजीन। यस सर। ठीक है, अब ये चेक करते हैं कि बेंजीन हमारे पास एरोमेटिक नेचर रखता है कि नहीं रखता। बेंजीन जस्ट एक एग्जाम्पल है एरोमेटिक कंपाउंड की, बेंजीन के अलावा भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, सिर्फ बेंजीन ही नहीं होता है। ठीक है, नैप्थलीन होता है बिल्कुल, एंथ्रासीन होता है, बहुत सारे होते हैं। तो पहली बात, अब देखिए चारों कंडीशन सेटिस्फाई, क्या मॉलिक्यूल साइक्लिक है? यस सर। बिल्कुल साइक्लिक है। क्या कोई sp3 कार्बन है? सर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, हर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, किसी में आपको 4 बॉन्ड दिख रहे हैं सिग्मा? सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा भी सेटिस्फाई कर रहा है। अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड है नहीं है, है नहीं है, है नहीं है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स हैं। यस सर। आखिरी को देखते हैं, हकल-सुल को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है ना भाई, तो उसके पास कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी n से मुराद कोई भी नेचुरल नंबर है, अगर इसमें 1 लगा लें तो 4 × 1 + 2 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 6 हो जाएगा। मतलब कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होगा उसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसके अंदर, उसका मतलब ये हकल-सुल को भी सेटिस्फाई कर रहा है। n की वैल्यू अगर 2 रख दोगे तो फिर एक्स्ट्रा वाला भी आ जाएगा, कोई दूसरा कंपाउंड आ जाएगा बेंजीन के अलावा, नैप्थलीन वगैरह। तो कहने का मकसद क्या है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स देखो हैं तो ये होमोसाइक्लिक ही होते हैं, रिंग में कार्बन है, बट एरोमेटिक कंपाउंड हर उस कंपाउंड को कहते हैं जिसके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर पाई जाए, जो एरोमेटिसिटी जिसके अंदर हो, जो इन 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो। और बेंजीन चूंकि एरोमेटिक कैरेक्टर की कंडीशंस पर पूरा उतरता है एरोमेटिसिटी के, दैट्स वाई ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो ये नहीं कहते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन है, ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप डिफाइन थोड़ी ना कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड को। सही है, ऐसा तो बेंजीन के अलावा भी एरोमेटिक कंपाउंड है, जैसे बेंजीन रिंग होती ही नहीं है, नॉन बेंजोइड्स कहते हैं उनको हम लोग, जो बड़ी क्लासों में जाकर आप लोग पढ़ोगे नॉन बेंजोइड्स को, साइक्लोप्रोपीन वगैरह बहुत सारे होते हैं। तो वो तो फिर फंस जाओगे आप उसमें जाकर कि एरोमेटिक तो बेंजीन के अलावा भी है। सही है, बात समझ में आ रही? तो जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा वो एरोमेटिक होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई? इस तरह से याद रखें। बाकी बेंजीन एक है, बेंजीन के डेरिवेटिव्स आ गए हैं, फिनॉल, टोलुइन, ज़ाइलिन, बहुत सारे, वो सारे एरोमेटिक होते हैं। तो जगह नहीं है मेरे पास बोर्ड पे, मैं इतना नहीं बताऊंगा, ठीक है ना? आई थिंक इतना काफ़ी, क्योंकि अगर इसी को बताना शुरू कर दो तो पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी ये सब बताते बताते, ठीक है? क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक मैंने बोर्ड पर लिख दी है। अब आ जाओ एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये सॉरी एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक, जिसमें एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होगा। अब एलिसाइक्लिक के अंदर हमारे पास जो है ना, और होंगे तो ये होमोसाइक्लिक ही। अब इसके अंदर हमारे पास 3 तरह के कंपाउंड्स हमारे पास इसके अंदर आ जाएंगे। एक इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा साइक्लो अल्केन्स, साइक्लो अल्केन्स। दूसरे हमारे पास क्या आ जाएंगे उसके अंदर, साइक्लो अल्कीन्स। तीसरे हमारे पास क्या आ जाएंगे उसके अंदर, साइक्लो अल्काइंस। साइक्लिक होंगे लेकिन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से होंगे, तो ये सारे नॉन एरोमेटिक होंगे हमारे पास। अब जैसे कि साइक्लो अल्केन में 3 कार्बन एटम, अगर हम एटलीस्ट 3 कार्बन एटम से स्टार्ट होंगे तभी रिंग बनेगी। जैसे कि अगर हम इस तरह से बना लेंगे, ये इस तरह से बन सकते हैं 3 कार्बन एटम। जब भी हम साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं, आपको पता है हाइड्रोजन वगैरह हम छुपा देते हैं, कार्बन वगैरह को। बस ये सपोज करते हैं हर किनारे पर एक कार्बन लगा है, हर कॉर्नर पर, ठीक है? इस तरह से बन सकता है, ये भी एक है इस तरह से। क्या ये भी एक हो सकता है? यस सर। क्या ये भी एक इस तरह से हो सकता है? ये सारे साइक्लो अल्केन्स हैं, ठीक है? तो इसका नाम क्या बन जाएगा हमारे पास फर्स्ट वाले का? साइक्लोप्रोपेन। यस, वेल डन, दिस इज साइक्लोप्रोपेन। द नेक्स्ट वन इज, साइक्लोपेंटेन। बस कॉर्नर गिन लेना, पता लग जाएगा। साइक्लोब्यूटेन। द नेक्स्ट वन इज, साइक्लोपेंटेन। यस, साइक्लोपेंटेन। द नेक्स्ट वन इज साइक्लोहेक्सेन, ठीक है? अब ये साइक्लो अल्कीन्स भी हो सकते हैं भाई, जैसे अगर हम इधर से बनाकर एक बॉन्ड बना दे, डबल बॉन्ड कहीं एक जगह भी लगा दे, बात समझ में आ रही है? इस तरह से किसी एक जगह पे भी आप लगा देते हैं तो ये साइक्लो अल्कीन्स बन जाती हैं। एक का नाम बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, टाइम वेस्ट हो रहा है। साइक्लोप्रोपीन, बाकी ये आप समझते हैं साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो अल्काइंस में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे, किसी एक जगह पर एक और लाइन बन जाएगी, बिल्कुल से इस तरह से बना लेते हैं यूँ करके। तो ये सारे साइक्लो अल्काइंस हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं यार, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जहाँ मैं लगा रहा हूँ बॉन्ड आप वहीं लगाओ, आप चेंज करके लगा लो।
अब ये हमारे पास क्या कहलाएगा, जैसे साइक्लोप्रोपाइन, इस तरह से साइक्लोब्यूटाइन, साइक्लोपेंटाइन, साइक्लोहेक्साइन, ये सारे हमारे पास एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। इन सब में एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं आ रहा, तो ये कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहे इस वाले। बात समझ में आ गई? क्लासिफिकेशन समझ में आई सबको? तो बजाय इसके कि मैं फंक्शनल ग्रुप की अब मैं डिस्कस करता हूँ आइसोमेरिज्म। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एप्टीट्यूड के लिहाज से भी। सुना होगा आपने ये टॉपिक का नाम आइसोमेरिज्म, बहुत आसान टॉपिक है, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, सभी आसान है। तो आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? दो वर्ड से निकला है। आइसो मीन्स सेम, बर मीन्स होता है पार्ट, इज्म मतलब होता है फिनोमिना, सेम पार्ट फिनोमिना, आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक टर्मिनोलॉजी है। यस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having same molecular formula but different structure, molecular structure are called isomers, and this phenomena is called isomerism। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी, and this phenomena is called isomerism। अब होता क्या है बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एक चीज़ आपको देखने में आती है आइसोमेरिज्म, कि एक ही कंपाउंड के एक ही फॉर्मूले पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपके पास आते हैं। ठीक है, तो उन तमाम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को आइसोमर्स कहा जाता है और ये फिनोमिना आइसोमेरिज्म कहलाता है। ठीक है, अब जैसे कि अगर एक एग्जांपल की बात कर लें इसके अंदर, अगर हम एक एग्जांपल देख लें, तो जैसे कि कंपाउंड में लिखता हूँ C6H12O6। अब ये इसका एक फार्मूला है, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इस C6H12O6 पर आपको दो कंपाउंड्स मिल सकते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर पर। यही फार्मूला हमारे पास ग्लूकोज का भी होता है और यही फार्मूला हमारे पास फ्रक्टोज का भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमर्स एक दूसरे के, क्योंकि दोनों का फार्मूला सेम नहीं कर रहा, अलग अलग। ये एक ऐसी एग्जांपल थी और ऐसे कई हज़ारों की तादाद में एग्जांपल्स हैं आइसोमेरिज्म के अंदर, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आइसोमेरिज्म कितनी तरह के होते हैं, तो आइसोमेरिज्म के बाद जब हम करें तो इसकी मेन हमारे पास दो टाइप्स इसकी निकलती हैं। अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे न्यू बुक के लिहाज से, ओल्ड बुक के लिहाज से तो बहुत सिंपल थी, थोड़ा सा न्यू बुक में थोड़ा डिटेल है। इसके दो टाइप्स हमारे पास निकलते हैं, दो टाइप्स आएंगे इसके पास। एक हमारे पास कहलाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेकंड दूसरा हमारे पास कहलाता है दिस इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब फर्क क्या है स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में? ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं कि अगर दो कंपाउंड्स हैं तो उनके फॉर्मूले सेम हैं लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, बॉन्ड पैटर्न डिफरेंट होने की वजह से। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमारे पास जो है वो डिफरेंट बॉन्ड पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट बॉन्ड पैटर्न्स इसमें आपको दिखते हैं। जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो है ना वो सेम बॉन्ड पैटर्न होता है, सेम बॉन्ड पैटर्न। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो समझते हैं इस चीज़ को। जैसे कि अगर एक कंपाउंड हमारे पास है, एक कंपाउंड हमारे पास है ABCD, इसका फार्मूला है। अब ABCD इसका फार्मूला है, अब इसको हम दो तरह से इसको हम लिख सकते हैं। अब इसके दो आइसोमर स्ट्रक्चर देखो, एक में इस तरह से बनेगा ABCD आपको दिखा, और एक देखो ACB और D। अब देखो दोनों का फार्मूला ABCD है लेकिन बॉन्ड पैटर्न आगे पीछे हुए हैं, कनेक्शन जो है ना बॉन्ड की वो डिफरेंट है दोनों में। ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, क्लियर है। अब आज स्टीरियो आइसोमर्स किसे कहते हैं सर? स्टीरियो में देखो मैं लिखता हूँ ABCD और यहाँ पर दो स्ट्रक्चर बनाता हूँ, एक मैं बनाता हूँ इस तरह से ABCD और एक बनाता हूँ A फिर B फिर C फिर D। अब देखो बॉन्ड पैटर्न दोनों में सेम है
ABCD उसमें भी बना हुआ है, ABCD उसमें भी बना हुआ है, जो कनेक्शन है दोनों के सेम है, एक में लीनियर एक में जिगजैग है। तो जो तो स्पेस में जो अरेंजमेंट है, स्पेशियल अरेंजमेंट जिसको हम कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, वो डिफरेंट है, ठीक है। सेम बॉन्ड पैटर्न है, लेकिन है क्या कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस इज डिफरेंट। तो ये हमारे पास कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होते हैं स्टीरियो वाले। तो ये न्यू बुक के अंदर हमारे डाला भी गया, सिलेबस के अंदर भी है। पुरानी बुक जो थी हम लोग उसको फेडरल से पढ़ाया करते थे फिर ये टॉपिक, लेकिन अब हमें फेडरल की जरूरत नहीं, हम सिंध बोर्ड से पढ़ा देंगे आपको, क्योंकि है न्यू बुक में आ गया ये स्टीरियो का टॉपिक पूरा। जो फ्रेशर है उनको पता होगा, चैप्टर 3 पढ़ाया। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और स्टीरियो दोनों को डिस्कस करना है। पुरानी बुक में सिर्फ स्ट्रक्चरल था, न्यू बुक में दोनों है, ठीक है, हमें दोनों ही पढ़ना है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो इसके अंदर 4 टाइप्स इसके अंदर हमारे पास आते हैं। मेन इसके 4 टाइप्स हमारे पास आएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर। फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या आएगी, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म एक फर्स्ट टाइप इसकी आएगी। सेकंड टाइप जो इसकी आएगी, इसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ टाइप आएगी, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और फिफ्थ टाइप जो हमारे पास आएगी, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। बट ये 4 टाइप डिस्कस करनी है अभी हमें। ये चारों जो है वो स्ट्रक्चरल की ही टाइप है, वीडियो में अलग करें, वीडियो में भी बात नहीं करें, ठीक है। सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म, स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो चेन के अंदर ना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये कब बनता है, ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन चेन। चेन में डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आने की वजह से चेन आइसोमर्स हमारे पास बनते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, एक एग्जाम्पल इसमें हम लेते हैं चेन आइसोमेरिज्म के अंदर, जैसे कि C4H10। अब C4H10 है, C4H10 हमारे पास है, तो ये ब्यूटेन हमारे पास होता है। अब C4H10 के हम 2 तरह से स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि C4H10 अगर मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है, बल्कि इसको अलग अलग डिस्कस करते हैं ताकि डिटेल में बात हो सके। ओके, तो चेन आइसोमेरिज्म भी इसको हम कहते हैं, इसी को हम लोग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसी को कहा जाता है स्केलेटल आइसोमेरिज्म, ठीक है। कार्बन के मेन स्केलेटन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट होते हैं, जैसे C4H10 पहले की एग्जाम्पल में देखो, ठीक है। अब इसके 2 स्ट्रक्चर्स में बना सकता हूँ। एक तो ये हो सकता है कि CH3 CH2 CH2 CH3, सारे कार्बन इसमें चेन के अंदर है। इसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, और कार्बन चेन दैट इज कॉल्ड एन ब्यूटेन। इसी तरह से इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं CH3 CH, फिर CH3 और यहाँ पर CH2 लगा लेंगे हम, दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन हम कह सकते हैं, दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। सॉरी, यस, ऑलराइट, यस। तो ये दोनों का फॉर्मूला आप देख सकते हैं C4H10 है, लेकिन क्या है कि दोनों के स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट है, फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये मैंने एक एग्जांपल आपको बताई, एक और एग्जांपल मैं कर लेता हूँ यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगी, C5H12। वैसे ये पेंटेन कहलाता है ना हमारे पास। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 5 कार्बन में स्ट्रेट चेन में लगा दूँ, लाइक दैट, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एन पेंटेन। एन मतलब होता है नॉर्मल पेंटेन, इसका मतलब क्या होता है कि ऑल द कार्बन एटम इन चेन। ऐसा भी हो सकता है कि एक कार्बन एटम में क्या करूं, चेन से बाहर कर दूं, इस तरह से हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड आइसोपेंटेन। आइसो मतलब क्या होता है, एक कार्बन चेन से बाहर हो जाएगा, पता है ये बात सबको। और लास्ट एक तरीका क्या हो सकता है कि यहाँ पर हम जो है वो 2 कार्बन चेन से बाहर कर दें, यस बिल्कुल। अब देखो ये सारे कंपाउंड्स हमारे C5H12 भी है ना भाई, यस वेल डन, दिस इज कॉल्ड नियोपेंटेन।
सो ये हमारे पास, ये तीनों हमारे पास क्या है, चेन आइसोमर्स हैं। क्योंकि जो कार्बन चेन बन रही है उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट आ रहे हैं। इसमें 5 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन की चेन बन रही है, इसमें 3 कार्बन की चेन बन रही है। तो कार्बन के मेन स्केलेटन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट आ रहे हैं, सही है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि किस अल्कीन के कितने चेन आइसोमर पॉसिबल है। तो उसके लिए जैसे एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, उसको याद रखना है, ठीक है। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स। नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स को निकालने का एक फॉर्मूला जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको याद रखना है। और वो क्या है भाई, तो दिस इज याद है फॉर्मूला, 2 की पावर n-4 + 1, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये मैंने ही बनाया फॉर्मूला ये, तो इसलिए याद रखना है आपको कि इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं कि इस फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स हम बना निकाल सकते हैं, ठीक है। n से मुराद यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ठीक है। तो n यहाँ पर है, n = नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। अब जैसे कि हम सारे निकालते हैं ना, मीथेन से लेकर स्टार्ट करते हैं। जैसे मीथेन का चेक कर लेते हैं, फिर इथेन का चेक कर लेते हैं, फिर प्रोपेन का चेक कर लेते हैं, फिर ब्यूटेन का तो हमने देख लिया, 2 आ रहे हैं, लेकिन दोबारा से देख लेंगे। फिर पेंटेन का चेक कर लेते हैं, और फिर इस तरह से हेक्सेन का चेक कर लेते हैं। इन सब के देखते हैं कितने कितने चेन आइसोमर बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले मीथेन का एक ही बनता है वैसे, ठीक है, एक ही आइसोमर। अब वो किस तरह से बनेगा देखें, ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 1-4 + 1, ये हो जाएगा 2 की पावर -3 + 1। अब वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, नेगेटिव आ जाएगी ना, कोई पावर -3 है तो जाहिर सी बात है कोई नेगेटिव वैल्यू हमारे पास आएगी उसके अंदर। तो उसको हम लोग फिर इसको इग्नोर कर देंगे, तो फिर +1 से मुराद क्या बन जाएगा हमारे पास, किसका, सिर्फ एक आइसोमर पॉसिबल है। तो एक चेन आइसोमर सिर्फ पॉसिबल है किसका भी, मीथेन का। इस तरह से आप देखो इथेन का कितना पॉसिबल होगा, 2 की पावर 2-4 + 1, ये हो जाएगा 2 की पावर -2 + 1। इसमें भी इसको इग्नोर कर देंगे तो कितना पॉसिबल हो गया, उसका 1 पॉसिबल हो गया। इसमें देखो 2 की पावर 3-4 + 1, ये हो जाएगा 2 की पावर -1 + 1, दोबारा ये इग्नोर हो गया। तो कितना है, इसका भी एक ही, तीनों के एक ही आइसोमर पॉसिबल होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन के। क्योंकि स्ट्रेट चेन में ही लग सकते हैं, इसके अलावा और नहीं लग सकते हैं किसी तरह से, ऐसे ही ना भाई। अब ब्यूटेन में देखोगे तो अब यहाँ 2 आ जाएंगे खुद ब खुद, देखना 4-4 + 1, 2 की पावर 0 + 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 = 2 है। अब यहाँ देखो 3 आ जाएंगे, 2 की पावर 5-4 + 1, ये हो जाएगा 2 की पावर 1 + 1, तो 3 आ गया ये। अब हेक्सेन के कितने आएंगे, देखो बनाने की जरूरत नहीं है ऐसे करके, ये एक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, लाइफ टाइम चला उस फॉर्मूले को, ठीक है। बच्चे बड़े टेंशन लेते सर हम कैसे बनेंगे, तो सेकंडों में पता लग जाएगा। 2 की पावर 6-4 + 1, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 + 1, ये हो जाएगा 4 + 1, ये हो जाएगा 5। तो 5 आइसोमर ही बनेंगे, आप इसको बनाकर देख लोगे तो। बाकी 6, 7, 8 तक भी जा सकते हैं आगे, बात समझ में आ गई। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। आपसे ये पूछते हैं कि हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ दिस इज पॉसिबल, तो इस फॉर्मूले को लगाकर आप चेक कर सकते हैं एप्टीट्यूड के अंदर, बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास कहलाते हैं चेन आइसोमर्स, पहली टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर। कोई मसला?